जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर विद टीचिंग पर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं के लिए अच्छी तरीक़ा से तैयारी कर रहे होंगे। जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार हो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए शुरू से अंत तक बने रहें। दोस्तों इससे पहले हमने खिलजी वंश के बारे में कुछ पढ़ा था, जिसमें दोस्तों हमने इसके बारे में दोस्तों हमने अलाउद्दीन खिलजी के दोस्तों उत्तरी अभियानों के बारे में जाना था। जो दोस्तों इसने उत्तर के अभियान किए थे उसके बारे में हमने जाना था दोस्तों। जिसमें से दोस्तों हमने जाना था कि इसके जो गुजरात का अभियान था, गुजरात का अभियान दोस्तों था जो कि राजा कर्णदेव के विरुद्ध किया गया था। जो राजा कर्णदेव दोस्तों राजा कर्णदेव देवगिरी में भाग गए थे। दोस्तों ये गुजरात का जो इसका अभियान था 1297 से लेकर 1298 तक था। इसके बाद दोस्तों रणथंभौर का किया इसने अभियान, जो कि दोस्तों 1301 में था, जिसके राजा हमीर चौहान थे, जो राजपूत वंश से ताल्लुक रखते थे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इसने जो अभियान किया था चित्तौड़गढ़ का अभियान किया था, जिसके दोस्तों राजा जो शासक थे दोस्तों राणा रतन सिंह थे। दोस्तों कहा जाता है कि जब राणा रतन सिंह की मृत्यु हुई थी तो उनकी पद्मिनी ने दोस्तों जौहर कर लिया था। उसके बाद दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने वहाँ के लोगों को कम से कम 30 हज़ार लोगों को दोस्तों मार दिया था, गला काट दिया था दोस्तों। इसकी वजह से दोस्तों वहाँ जो चित्तौड़ जो जगह थी दोस्तों, चित्तौड़ को दोस्तों इसने चित्तौड़ का नाम बदल दिया था। चित्तौड़ का जो नाम बदला था दोस्तों, इसका नाम दोस्तों इसने खिजराबाद रखा था दोस्तों। दोस्तों ये खिजराबाद जो रखा था इसने अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे के नाम खिजर खां के नाम पर रखा था दोस्तों। इसका बेटा जो था खिजर खां था दोस्तों। इसके ही नाम पर चित्तौड़गढ़ का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने चेंज किया था, जिसका नाम खिजराबाद रखा था। और दोस्तों जब बात करते हैं इसी टाइम पर दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने घोषणा की थी कि हम मेरा दिल्ली शासक का जो उत्तराधिकारी बनेगा वो खिज़र खां बनेगा। इस तरीके से दोस्तों नेक्स्ट जो इसका अभियान चला था मालवा के प्रति, जो कि मालवा के प्रति चला था दोस्तों, जिसके शासक महलक देव थे। इस तरीके से दोस्तों इसके उत्तर भारत के अभियान कंप्लीट हुए थे। आज दोस्तों हम दक्षिण भारत के अभियान पढ़ेंगे इस वीडियो में। दोस्तों दक्षिण भारत पर जो विजय इसकी हुई थी उसमें सबसे पहले दोस्तों दक्षिण भारत पर विजय का श्रेय जो जाता है वो मलिक गाफूर को जाता है। दोस्तों दक्षिण दक्षिण विजय का पहला जो अभियान किया था वो देवगिरी, जो कि महाराष्ट्र में रामचंद्र देव के ऊपर विरुद्ध किया था, और दोस्तों जो कि 1296 में किया गया था। जो स्वयं का मतलब दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं किया था दोस्तों। इस मैंने आपको पिछली वीडियो में एक बताया था, जब जब दोस्तों राजा जो कर्ण जो थे दोस्तों बघेल वंश से जो थे दोस्तों गुजरात के शासक थे, उसके टाइम पर जब दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने उन पर आक्रमण किया था, तो वो दोस्तों रामचंद्र देव के यहाँ पर ही शरण उन्होंने ली थी। तो दोस्तों जब ये राजा कर्ण जो थे वो दोस्तों जब यहाँ पर आए थे रामचंद्र के यहाँ पर, तो अपनी बेटी देवल को अपने साथ लेकर आए थे। तो दोस्तों जब देवल जो इनकी लड़की 6 महीने की थी, राजा कर्ण की दोस्तों, उसके टाइम पर दोस्तों यह देवल जब 6 महीने की थी, तो दोस्तों जब मैंने आपको ये भी बताया था कि इस देवल को मांगने के लिए जो दोस्तों राजा कर्णदेव की जो पत्नी थी कमला देवी, वो अलाउद्दीन खिलजी से कहेंगी। तो वो दोस्तों जब जो कहा गया था वो दोस्तों 1307 में कहा गया था। तो दोस्तों 1307 जो सन आती है एडी, उसमें दोस्तों फिर से आक्रमण होता है देवगिरी में। तो दोस्तों देवगिरी में जब आक्रमण होता है तो इसका जो नेतृत्व कर रहा होता है वो मलिक गाफूर कर रहा होता है। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर 2 आक्रमण होते हैं, और दोस्तों जो रामचंद्र देव की जो लड़की थी वो
उसकी उसकी उसको पाने के लिए यह देवगिरी का दूसरा आक्रमण था। तो दोस्तों जो दूसरा आक्रमण था दक्षिण विजय का, वो तेलंगाना वारंगल का वारंगल का था। उसके जो शासक थे जो दोस्तों प्रताप रुद्रदेव थे। दोस्तों अभी तेलंगाना के नाम से जाना जाता है, उसका पुराना नाम था वारंगल। उसके जो शासक थे प्रताप रुद्रदेव, जो कि शासन कर रहे थे 1309 में। दोस्तों बात करते हैं जब ये दक्षिण अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण दक्षिण विजय पर निकला था, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो हेल्प की थी, जिस वो हेल्प की थी रामचंद्र देव ने। दोस्तों रामचंद्र देव को तो पहले से ही अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी तरफ कर लिया था। दोस्तों रामचंद्र देव से बहुत सारा टैक्स भी लेता था, और पहले से अलाउद्दीन खिलजी ने इनको इनसे संधि भी कर ली थी बहुत सारी, और इनके राजकोष भी दोस्तों बहुत सारा लूटा था। इस तरीके से दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की रामचंद्र देव बहुत सारी बात मानते थे, और दोस्तों इसीलिए रामचंद्र ने द अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण विजय को और सरल बना दिया था। इसी तरीक़ा से दोस्तों जो नेक्स्ट इसका अभियान था, होयसल होयसल वंश दोस्तों शासन कर रहा था, और जगह थी द्वार समुद्र। उसका जो होयसल वंश के जो दोस्तों राजा थे, शासक कर रहे थे, उनका नाम था वीर बल्लाल, जो कि दोस्तों 1310 में शासन कर रहे थे। इसी तरीक़ा से जो नेक्स्ट इसका दक्षिणी अभियान हुआ था, वो पांड्य वंश था दोस्तों मदुरई में, जो आज के केरल में है। उसमें जो शासन कर रहे थे सुंदर और वीर पांड्यन 2 भाई थे। सुंदर एक छोटा भाई था, और दोस्तों वीर पांड्यन बड़ा भाई था। ये दोनों शासन कर रहे थे। दोस्तों जब बात करते हैं इन दोनों भाइयों की, तो इनके इनके जो पिताजी थे दोस्तों, इनके जो पिताजी थे सुंदर और वीर पांड्यन के, इनके पिताजी का नाम था कुलशेखर। क्या नाम था दोस्तों? कुलशेखर। जब दोस्तों इनकी मृत्यु हो जाती है, तो इनके शासन को पाने के लिए इन दोनों भाइयों का आपस में विद्रोह होता है। ये चाहता है खुद बैठने को गद्दी पर, और बड़ा भाई भी चाहता है खुद गद्दी पर बैठने के लिए। तो दोस्तों ये छोटा भाई जो होता है, यह यह दोस्तों अलाउद्दीन से मदद माँगता है। तो दोस्तों अलाउद्दीन इसकी मदद करता है। अलाउद्दीन दोस्तों इसकी मदद करता है, लेकिन अपने सैनिकों से कहता है कि इसकी मदद करना और इसको वीर पांड्यन को हराना, फिर उसके बाद इस सुंदर पांडे को भी मार देना। इस तरीके से दोस्तों इन इन दोनों को मारने के लिए दोस्तों प्लानिंग अलाउद्दीन खिलजी करता है, लेकिन ये दोनों सुंदर पांडन वीर पांडन मारे नहीं जाते, ये दोनों भाग जाते हैं। दोस्तों एक इतिहासकार बरनी के अनुसार, एक इतिहासकार रह चुके हैं बरनी के अनुसार, जब अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों पांड्य राज्य में गया था, तो इतिहासकार बरनी ने कहा था दोस्तों, जब यह वहाँ से वापस हुआ था, तो इसने दोस्तों 612 612 हाथियों को लिया था, और 9,000 को 96,000 मन सोना लूटा था। दोस्तों 96,000 मन सोना बहुत होता है, और दोस्तों 20,000 घोड़े लिए थे। दोस्तों 612 हाथी लिए थे, और 96,000 मन सोना लूटा था, 20,000 घोड़े लिए थे। इसके बाद दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी को कहीं पर लूट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। इतना अलाउद्दीन खिलजी के पास हो चुका था दोस्तों कि इसके इसके राज्य में जितने भी सैनिक थे और जितने भी दोस्तों लोग थे, वो सब सुखी थे। इसलिए दोस्तों इसीलिए दोस्तों इसको बहुत बहुत लोग पसंद भी किया करते थे, और इसका यह अभियान दोस्तों, इस अभियान में इसने बहुत कुछ लूटा था। इसके बाद दोस्तों जब एक ये अभियान जब हुआ था तेलंगाना वाला, वारंगल वाला, प्रताप रुद्र के प्रति, तो दोस्तों इसमें भी इसमें दोस्तों प्रताप रुद्र को हराया था, पर दोस्तों प्रताप रुद्र को पहले से ही पता था। इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से पहले संधि की। तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने जो यहाँ से जो लूटा था, सबसे पहले तो दोस्तों सोना भी लिया था, सोना चांदी, और ये दोस्तों एक इनकी जो मूर्ति थी सोने की, प्रताप रुद्र देव की दोस्तों एक मूर्ति थी सोने की, जिस पर दोस्तों उस पर दोस्तों सोने का ही एक हार था, और उसमें दोस्तों बीच में लगा था कोहिनूर हीरा। तो दोस्तों इसको वो लूट कर लेके आया था।
जिसमें दोस्तों बात यहाँ पर भी दोस्तों बात होती है, जैसे कि आपने सभी ने कोहिनूर हीरा के बारे में जाना ही होगा। यहाँ पर भी दोस्तों इनकी पूरी सोने की मूर्ति को अलाउद्दीन खिलजी लेके आया था, और साथ में ये तो चला आया था कोहिनूर हीरा। और दोस्तों यहाँ से भी 1000 हाथियों को इसने लिया था, और दोस्तों 7000 घोड़े लिए थे यहाँ से भी। हाथी लिए थे ये, और ये घोड़े, और साथ में ये सोने की मूर्ति। दोस्तों यहाँ से इतना ही कुछ वारंगल से लूटा था इसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। पांड्य वंश से दोस्तों इतना ही 612 हाथी और 96,000 मन सोना लिया था। इस तरीके से इसने दोस्तों इतना दक्षिण भारत को लूटा कि इसको आगे चलकर कभी भी लूट सोना यानी कि रुपए से लेकर धन से लेकर किसी चीज़ की इसको ज़रूरत नहीं पड़ी। दोस्तों हम ये सोने की मूर्ति जब ये अलाउद्दीन खिलजी लेकर आया था दोस्तों, तो इसमें जो कोहिनूर हीरा आया था दोस्तों, इसके बारे में भी कोहिनूर हीरा के बारे में भी दोस्तों हम आगे पढ़ेंगे। जैसे किस तरह एक दोस्तों शासक था ईरान का नादिर शाह, जो कोहिनूर हीरा को भारत से ले जाता है। तो दोस्तों जब हम सिख में पढ़ेंगे, सिख एक दोस्तों धर्म आएगा, उसमें पढ़ेंगे कि जो राजा रणजीत सिंह होते हैं, वो उनकी अच्छी संधियाँ और अच्छी नीतियों के कारण कोहिनूर हीरा वापस आता है। और फिर दोस्तों राजा रणजीत सिंह के जो पुत्र होते हैं, राजा दिलीप सिंह, तो उनके राज्य में दोस्तों फिर वापस चला जाता है कोहिनूर हीरा को, फिर दोस्तों वापस ले जाते हैं। तो दोस्तों आज के टाइम पर जो कोहिनूर हीरा है वो ब्रिटेन की रानी के पास है, ब्रिटेन की क्वीन के पास दोस्तों हमारा कोहिनूर हीरा है। दोस्तों इस कोहिनूर हीरा जो था, इसको आंध्र प्रदेश की जो गोलकोंडा खान है दोस्तों, वहाँ से निकाला गया था, वहाँ से तराशा गया था बहुत, तब ये कोहिनूर हीरा दोस्तों बना था। और दोस्तों नेक्स्ट जो बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के कार्य के बारे में। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अलाउद्दीन खिलजी के कार्य के बारे में दोस्तों बात करते हैं। इसकी इसके कार्य में सबसे पहला जो कार्य था दोस्तों, इसकी बाजार नियंत्रण प्रणाली बहुत ही अच्छी थी। बाजार नियंत्रण प्रणाली में दोस्तों की, जैसे कि बाजार में कोई भी सामान, सबको सबके दाम फिक्स थे। कोई भी सामान था, कुछ भी जैसे खाने से रिलेटेड और पहनने से रिलेटेड, खाने से पहनने, अनाज, इनके दोस्तों दाम सबके फिक्स थे। कोई ज़्यादा नहीं लेता था, नहीं कम लेता था, सबके दाम फिक्स थे दोस्तों। और दोस्तों जो भी अनाज हो गया और खाने के सामान को कोई स्टॉक में नहीं रख सकता था। जैसे आजकल बहुत करते हैं दोस्तों कि स्टॉक में रखेंगे, और जब कमी होगी सामान की बाज़ार में, तो फिर उसको निकालेंगे बाहर, फिर उसके दाम बढ़ा देंगे, तो लोग बाग उसको लेंगे, इससे हमारा बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट होगा। तो ऐसा कुछ अलाउद्दीन के शासनकाल में दोस्तों था नहीं, इसलिए इसकी बाज़ार नियंत्रण प्रणाली बहुत ही अच्छी थी। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी इसकी दोस्तों एकता प्रथा बहुत अच्छी थी। क्या दोस्तों, इसकी एकता प्रथा सॉरी दोस्तों, इसकी जो एकता प्रथा दोस्तों, इसने एकता प्रथा को ख़त्म कर दिया था। दोस्तों आपको मैंने इससे पहले बताया था, एकता प्रथा उत्तर भारत में किसने लागू की थी? इल्तुतमिश ने। उत्तर भारत में एकता प्रथा इल्तुतमिश ने लागू की थी दोस्तों, जिसका मतलब होता है कि नगद वेतन की जगह पर दोस्तों, वेतन की जगह पर हमको भूमि का टुकड़ा देना। एकता का मतलब क्या होता है दोस्तों? वेतन की जगह भूमि का टुकड़ा देना। इसको अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रथा को ही खत्म करके सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया था। और दोस्तों बात करते हैं, इसने इसने अपने सैनिकों का हुलिया लिखवाना शुरू किया दोस्तों। जैसे जैसे दोस्तों जो हम इसके सैनिक हुआ करते थे, तो उसकी पहचान इसने करवाना स्टार्ट कर दिया था। जैसे कि कोई भी
कोई भी इसका सैनिक हो उसको कुछ कुछ भी चिन्ह बनवा दे, कुछ स्टार बनवा दे, कुछ भी चिन्ह यानी कि हमारा सैनिक पहचाना जा सके, उसी को दोस्तों बोलते हैं हुलिया लिखवाना। जैसे आजकल मार्क्स बनवा लेते हैं, कुछ ना कोई डिज़ाइन बनवा लेते हैं टैटू टाइप का, तो वही दोस्तों पहचान के लिए टैटू बनवाता था, वही उसका हुलिया लिखवाना होता था। इसने दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट जो किया था इसका कार्य था घोड़े दागने की प्रथा। घोड़े जो हुआ करते थे दोस्तों उन पर कुछ ना कुछ साइन बनवा देता था। घोड़े की पीठ पर कुछ ना कुछ साइन बनवा देता था जिससे कि उसके घोड़ा पता चल जाए कि उसका घोड़ा कहाँ पर है, क्या है, कैसे उस तो वही दोस्तों चिन्ह बनवाने को ही बोलते थे घोड़ा दागने की प्रथा। हर घोड़े पर कुछ ना कुछ चिन्ह मिलता था। इसने दोस्तों भू-राजस्व प्रणाली शुरू की जिससे दोस्तों 50% यानी कि आधा कर लिया करता था। जो दोस्तों भूमि पर कुछ उगाते थे उससे दोस्तों ये 50% टैक्स लिया करता था। जो ज़मीन पर कुछ भी उगाया करता था कोई भी दोस्तों, तो उससे यह 50% टैक्स लिया करता था। और दोस्तों नेक्स्ट जो खुम्सकर लिया करता था दोस्तों, खुम्सकर को दोस्तों बोलते हैं लूट। यानी कि जो भी इसके शासन में लूट कर कुछ लाया करता था, उससे दोस्तों ये 4/5% कर लिया करता था। जैसे दोस्तों 4/5 कोई भी सामान है 100, तो 100 में से दोस्तों ये 80 खुद लेता था और बाकी का 20 जो लूट कर लाया था उसको दिया करता था। और दोस्तों नेक्स्ट जो पॉइंट है दान की भूमि को इस खालसा कहा गया। इसके शासनकाल में दोस्तों जो दान की भूमि हुआ करती थी उसको खालसा कहा गया। इसके कुछ विभाग के बारे में जानते हैं। इसके जो इम्पोर्टेंट सबसे प्रमुख विभाग थे उसके बारे में जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले पहले जो विभाग था उसका नाम था दीवाने वजारत। दोस्तों यहाँ पर ए का मतलब होता है का और दीवान का मतलब होता है विभाग। और जो वजारत है या इसके पीछे का जिसका विभाग हो, जैसे वजारत है इसका मतलब होता है फाइनेंस या वित्त, तो इसका मतलब हो जाता है दोस्तों वित्त यानी कि फाइनेंस का विभाग, तो इसलिए इसको बोलते थे वित्त विभाग। इसी तरीके से दोस्तों दीवाने आरिज था यानी सैन्य विभाग था दोस्तों, सैन्य का विभाग था दोस्तों। इसी तरीका से दोस्तों दीवाने रसालत जो था उसको दोस्तों विदेश विभाग बोलते थे। और दोस्तों जो नेक्स्ट इसका विभाग का नाम था दीवाने रियासत, उसको दोस्तों बाजार नियंत्रण बोलते थे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये समझ आया होगा दीवाने वजारत क्या होती है, एक वित्त विभाग होता है। दीवाने आरिज क्या होता है, सैन्य विभाग होता था इसका। और दीवाने रसालत क्या होता था, विदेश विभाग होता था। दीवाने रियासत क्या होता था, बाजार नियंत्रण करने वाला विभाग। दोस्तों इसके जो बाजार नियंत्रण प्रणाली थी उसमें दोस्तों मंडियां जब लगती थी तो मंडियों के जो दोस्तों प्रमुख हुआ करते थे उन प्रमुखों को दोस्तों सहनाए मंडी कहा जाता था। सहनाए मंडी कहा जाता था। और जैसे जब बाजारों में माप तौल होती थी कोई कम करता था कोई ज़्यादा, उसके भी अधिकारी हुआ करते थे। माप तौल के भी अधिकारी हुआ करते थे दोस्तों इसके शासनकाल में, जिसको नाजिर कहा जाता था। इसी तरीके से इसके जो गुप्तचर हुआ करते थे कौन कौन बाजार में स्टॉक कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, इसके गुप्तचरों को दोस्तों गुप्तचर जो होते थे इसको बरीद कहा जाता था। दोस्तों इस तरीके से इसके कार्य बहुत इम्पोर्टेंट रहे थे और कुछ विभाग रहे थे दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों जो अलाउद्दीन खिलजी था इसकी मृत्यु 1316 में हो जाती है। 1296 से इसका शासन हुआ था और 1316 में इसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों मृत्यु होती है वो जलोदर रोग की वजह से होती है। यहाँ बात हुई है जलोदर। जलोदर का मतलब होता है दोस्तों कि जब पेट में पानी यानी कि जब तरल पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है, पेट में तरल पदार्थ की मात्रा बढ़ जाए उसको दोस्तों बोलते हैं जलोदर। तो जब इसके पेट में दोस्तों तरल पदार्थों की मात्रा ज़्यादा हो गई थी उसकी वजह से इसकी मृत्यु हो गई थी। अब दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के हम निर्माण कार्य के बारे में जानते हैं।
इसके निर्माण कार्य में दोस्तों एक आता है हजार खंबा महल, जो यह दिल्ली में एक सीरी किला आता है, और एक जमायत खाना मस्जिद आती है दोस्तों, और एक दोस्तों अलाई दरवाज़ा, जो कि दक्षिण दरवाज़ा कुव्वतुल इस्लाम का इस्लाम मस्जिद का था। दोस्तों कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। इसका जो दोस्तों दक्षिणी द्वार था, उसको दोस्तों अलाई दरवाज़ा कहा जाता था। इसी प्रकार दोस्तों इसने एक हौज खास बनवाया था। ये सभी दोस्तों दिल्ली में स्थित है। हजार खम्बा, सीरी महला और जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा और हौज खास, ये सब दोस्तों दिल्ली में स्थित हैं। जब दोस्तों 1316 में दोस्तों जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि चित्तौड़ में जब इसका अभियान चलता है, चित्तौड़ में राणा रतन सिंह के खिलाफ इसका विद्रोह जब चलता है, तो दोस्तों उस टाइम पे इसने अपना इस चित्तौड़ स्थान है इसका अलाउद्दीन खिलजी ने नाम चेंज करके रखा था खिजराबाद। दोस्तों खिजराबाद जो रखा था उसी खिजराबाद जो रखा था नाम दोस्तों, वो अपने बेटे के नाम खिज्र खां के नाम से रखा था। तो दोस्तों इसी जगह पर अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि मेरा जो दिल्ली का उत्तराधिकारी होगा वो खिज्र खां होगा। लेकिन दोस्तों अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद गद्दी पर जो बैठा था मलिक गाफूर 36 दिनों के लिए बैठा था। दोस्तों उस टाइम पर जब इसकी मृत्यु हुई थी, उस टाइम पर दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के कुछ दिन पहले जब इस पर कुछ ना तो बोलना आता था अलाउद्दीन खिलजी पर, ना कुछ शरीर काम कर रहा था, कुछ भी काम नहीं कर रहा था दोस्तों। इसीलिए कुछ इतिहासकार का मानना है कि मलिक गाफूर अलाउद्दीन खिलजी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि मलिक गाफूर मेरे बेटे के ही समान है, पुत्र के ही समान है। तो इसलिए दोस्तों मलिक गाफूर को 36 दिन के लिए गद्दी पर बैठाया जाता है। लेकिन दोस्तों मलिक गाफूर गद्दी पर बैठने के बाद दोस्तों बैठने के बाद दोस्तों इसने क्या किया, खिज्र खां इसने अलाउद्दीन खिलजी के बेटा जो था खिज्र खां, और दोस्तों एक एक जो बेटा था इसका सादी खान, खिज्र खान था एक दोस्तों और एक सादी खान। दोस्तों इन दोनों को इसने मलिक गफूर ने अपने भरे दरबार में बुलाकर इन दोनों को मार दिया था। इन दोनों को दोस्तों बहुत बुरी तरीक़ा से मृत्यु दी थी। दोस्तों एक इतिहासकार हैं बर्नी के अनुसार दोस्तों, बर्नी ने दोस्तों अपनी बुक में स्टेटमेंट दिया था कि इसने दोस्तों मलिक गाफूर ने खिज्र खां और सादी खां को जैसे कि इनकी दोनों की आँखें फोड़ी थी। दोस्तों दोनों की आँखें इस ऐसे फोड़ी थी, इसने चाकू को जैसे कि आँखों के बीच में से घुमा दिया था, आँखों के बीच में से घुमा दिया था, इतनी बुरी तरीक़ा से मौत मारा था। इसी तरीक़ा से दोस्तों इसने एक अलाउद्दीन खिलजी का एक बेटा मुबारक शाह खिलजी भी था। दोस्तों इसी तरीक़ा से मुबारक शाह खिलजी को भी मलिक गफूर मारने के लिए इसने अपनी सेना भेजी थी। मलिक गाफूर को वो मुबारक शाह खिलजी को दोस्तों मारने के लिए मलिक गाफूर ने अपने कुछ सैनिक, अपने जो मेन सेनापति थे उनको भेजा था। तो दोस्तों मुबारक शाह खिलजी ने एक चालाकी की यहाँ पर, इसने कहा कि तुम मलिक गाफूर की बात मान रहे हो जो कि एक हिंदू था। दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था मलिक गाफूर जो था वो हिंदू से इसका धर्म स्थानांतरण करके इस्लाम बनवाया गया था इसको। तो दोस्तों इस तरीके से दोस्तों इसने मुबारक शाह खिलजी ने जो इसके मलिक गाफूर के सेनापतियों से कहा, तो दोस्तों इनकी मानसिकता यहाँ पर चेंज कर दी थी कि मैं मुस्लिम हूँ, वो हिंदू है, तुम मुझे मारने आए हो, तुम मुझे मतलब मैं तुम्हारी हर काम करूँगा, हर सहायता करूँगा और तुमको रुपए दूँगा अच्छी तरीके से। तो इस चीज़ को दोस्तों सुनकर इसके सेनापति बदल गए और इसके सेनापति दोस्तों वापस आकर मलिक गाफूर को मार देते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों फिर मुबारक शाह खिलजी का आगे शासन चलता है जो कि 1316 के बाद 1320 तक रहा था। दोस्तों जब 1316 और 1320 तक मुबारक शाह खिलजी का शासन चला था, दोस्तों इसको पागल बादशाह कहा जाता था। इसको पागल बादशाह
कहा जाता था। पागल बादशाह दोस्तों इसलिए कहा जाता था कि यह अपने दरबार में नग्न नग्न स्थिति में आता था और दोस्तों यह दौड़ते हुए आता था पागलों की तरह दोस्तों। और दोस्तों यह कभी-कभार कपड़े भी नहीं और दोस्तों अर्धनग्न और कभी पूरा ही नग्न मतलब कपड़े ही पहन के नहीं आता था और उल्टी-सीधी हरकत करता था दोस्तों अपने दरबार में। तो इसलिए दोस्तों इसको पागल बादशाह कहा गया था। और दोस्तों इस जो मुबारक हसन था, मुबारक हसन ने वो हसन जो था दोस्तों, मुबारक शाह की मौत का कारण मुबारक हसन ही बना था। दोस्तों मुबारक शाह खिलजी तो ये शासक हो गया और एक इसी के दरबार में मुबारक हसन रहता था। दोस्तों मुबारक हसन भी एक अच्छा शासक और सुंदर था दोस्तों। इसको मुबारक हसन की दोस्तों यह कभी-कभार परेशान करता रहता था, कभी गलत गलत तरीके से छेड़ता रहता था। इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया मुबारक हसन ने। इसके लिए दोस्तों मुबारक हसन ने मुबारक शाह को मार दिया था। दोस्तों जो मुबारक हसन था, मुबारक हसन का जो दोस्तों दूसरा नाम था, वो खुसरो खां था। क्या था? मुबारक हसन का दूसरा नाम था दोस्तों खुसरो खां। इस तरीके से दोस्तों मुबारक शाह मारा जाता है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं जो मुबारक शाह खिलजी था, वो स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान बना। दोस्तों इस पागल बादशाह जो था मुबारक शाह खिलजी, इसने खुद को सुल्तान की उपाधि दी थी। इस तरीक़ा से दोस्तों 1320 तक हमने दोस्तों ये पढ़ा खिलजी वंश। 1320 तक हमने दोस्तों खिलजी वंश पढ़ा और दोस्तों इसमें एक ये पॉइंट और है इसी खिलजी वंश के टाइम पर यानी कि जो अलाउद्दीन खिलजी के ही समय पर दोस्तों एक मार्को पोलो यात्री था। मार्को पोलो एक यात्री था जो कि इटली का था। दोस्तों यह भारत में आया था अलाउद्दीन खिलजी के समय पर। ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों मार्को पोलो भारत में किसके शासनकाल के समय आया था? तो यहाँ पर हमारा जो हम जो बोलेंगे वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में आया था। दोस्तों इस तरीके से हमने खिलजी वंश को 1320 तक पढ़ लिया जो स्टार्ट हुआ था दोस्तों आपका जलालुद्दीन खिलजी के टाइम से। इसमें दोस्तों अगर यह आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अब दोस्तों जो स्टार्ट हमारा होता है तुगलक वंश। अब दोस्तों मैंने तुगलक वंश के बारे में आपको बताऊँगा। दोस्तों जिस तरीके से मैंने आपको खिलजी वंश के बारे में बताया था जैसे कि खिलजी वंश कैसे स्टार्ट हुआ कहाँ से, तो इसी तरीक़ा से दोस्तों तुगलक वंश भी स्टार्ट होगा। दोस्तों तुगलक वंश के बारे में थोड़ा आपको मैं बताता हूँ। दोस्तों जो तुगलक वंश का जो संस्थापक था वो गयासुद्दीन तुगलक कैसे बना? इससे पहले थोड़ी दोस्तों बात ये दोस्तों जब इसका जो गयासुद्दीन तुगलक को दोस्तों जीएसटी बोलेंगे शॉर्ट में, जीएसटी यानी गयासुद्दीन तुगलक। दोस्तों इसका जो पिता था तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक का जो दोस्तों पिताजी था कुतुगलक था, उसका नाम क्या था? कुतुगलक। तो दोस्तों यह बलबन के टाइम पर सैनिक हुआ करता था। ये बलबन जो शासक मैंने बताया था दोस्तों आपको गुलाम वंश का, यह एक सैनिक हुआ करता था उस टाइम पर। कुतुगलक जो था दोस्तों वह एक सैनिक हुआ करता था। दोस्तों इसका शासन बलबन का मैंने आपको बताया था 1266 से लेकर 1287 तक रहा था। तो दोस्तों ये बलबन जो था इसके टाइम पर कुतुगलक सैनिक हुआ करता था। दोस्तों इसके बाद बलबन के बाद जो हमारा खिलजी वंश में जो अलाउद्दीन खिलजी था, इसके टाइम पर दोस्तों कुतुगलक जो था इसका पुत्र गयासुद्दीन तुगलक अच्छी शक्तियों में अच्छी पावर में आ गया था। इसको दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर अच्छी पावर में अच्छी पोजीशन में आ गया था। दोस्तों यह भी एक अमीर टाइप का अमीर अमीर दोस्तों था। अमीर दोस्तों उसको कहते हैं जो कि दिल्ली के शासन करने के कुछ नज़दीक हो या उसकी योग्यता रखता हो। तो यह भी एक अमीर अमीर दोस्तों था।
गयासुद्दीन तुगलक। इसमें भी कुछ दोस्तों क्षमताएँ थीं, योग्यताएँ थीं जो कि शासन करने की गयासुद्दीन तुगलक को। दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक ने मना कर दिया था। जो दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक था, इसने दोस्तों मना किया था कि एक दोस्तों इससे पहले जो खिलजी वंश मैंने आपको बताया उसका दोस्तों जो हसन मुबारक हसन जो था, मुबारक हसन जो दोस्तों एक उसका दरबार में रहता था, मुबारक शाह खिलजी के। जो दोस्तों हसन था जिसको खुसरो खां बोला गया। इससे डायरेक्ट दोस्तों इससे डायरेक्ट मना कर दिया कि ये दिल्ली का शासक नहीं बनेगा। दिल्ली का शासक दोस्तों ये नहीं बनेगा। दोस्तों इसने इसने इसका जो साथ दिया था गयासुद्दीन तुगलक का, दोस्तों जो मुबारक हसन था, मुबारक हसन को तुरंत मना कर दिया गयासुद्दीन तुगलक ने कि ये दिल्ली का शासक नहीं बनेगा। और दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक का जो साथ दिया था और दूसरे जो अमीर लोग थे, दोस्तों अमीर लोग जो कि मतलब दिल्ली पर शासन करने के योग्य यानी योग्यता रखते हो, हर चीज़ में परफेक्ट हो, हर चीज़ में दोस्तों वो अमीर भी हों, धन से लेके और उनके पास जो नीतियाँ हों वो भी अच्छी हों। तो दोस्तों जो अमीर हुआ करते थे वो दिल्ली के शासन में ही रहा करते थे। वहाँ पर दोस्तों इनकी वैल्यू अच्छी हुआ करती थी। तो दोस्तों और जो अमीर थे उन्होंने गयासुद्दीन तुगलक की मतलब इस स्टेटमेंट को सही माना। तो इसीलिए दोस्तों इसीलिए दोस्तों तुगलक वंश का यह संस्थापक बना। और तभी से दोस्तों दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश स्टार्ट हुआ। तो दोस्तों मैं तुगलक वंश के बारे में अब आपको बताना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों तुगलक वंश की स्टार्टिंग हुई थी वो 1320 से लेकर 1414 तक रही थी। दोस्तों मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि जो यह तुगलक वंश था वो 94 वर्ष तक इसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। दिल्ली सल्तनत पर दोस्तों 94 वर्ष तक शासन किया था। कितने वर्षों तक दोस्तों शासन किया था इसने? 94 वर्षों तक। दोस्तों ये गयासुद्दीन तुगलक जो था इसने गाजी की उपाधि धारण की। दोस्तों गाजी किसको कहते हैं? गाजी आपको बता देता हूँ। दोस्तों गाजी गाजी उसे कहते हैं जो बेधर्मी की हत्या कर दे, या बेधर्मी होता है उसका कत्ल कर दे या हत्या कर दे। तो दोस्तों बेधर्मी ये किसको मानता था? जो दोस्तों इस्लाम को स्वीकार नहीं करे, जो इस्लाम को स्वीकार ना करे, उसको उसको दोस्तों यह क्या मानता था? बेधर्मी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। जो बेधर्मी का कत्ल कर दे वो दोस्तों गाजी की उपाधि धारण करता था। दोस्तों इस जो गयासुद्दीन तुगलक था इसी ने नहरों का निर्माण करवाया। नहरों का निर्माण करने वाला दोस्तों ये पहला शासक बना, पहला सुल्तान बना। इसने दोस्तों जो बाग बगीचे होते हैं दोस्तों, गार्डन, इसका भी दोस्तों निर्माण इसी ने करवाया था, गयासुद्दीन तुगलक ने। दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक ने दोस्तों तुगलकाबाद का भी स्थापना की और 56 कोट दुर्ग भी बनवाया। इस तरीके से दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक के ये काम रहे थे। और दोस्तों जब नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा 1325 के बंगाल अभियान से दोस्तों, जब गयासुद्दीन तुगलक लौट रहा था उस समय दोस्तों लकड़ी के महल में दबकर इसकी मौत हो गई थी, जो कि दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। तो दोस्तों लकड़ी का महल था, उस महल को दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक ने रेस्ट किया। तो उसमें दोस्तों इस महल लकड़ियों का जो महल था वो गिर गया, तो इसमें दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों इसमें थोड़ा आपको मैं बता देता हूँ। जब दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान पर निकला था, जैसे दोस्तों ये हमारा इंडिया का मैप है, दोस्तों आप समझना। दोस्तों जब ये बंगाल के अभियान पर निकला था, दोस्तों जब यह दिल्ली से गयासुद्दीन तुगलक बाहर आया,
बंगाल पहुंचा था। तो बंगाल अभियान को दोस्तों यहाँ पर कुछ विद्रोह हो गया था। तो दोस्तों इस विद्रोह को दबाने के लिए गयासुद्दीन तुगलक आया था, जो कि दोस्तों अच्छी तरीक़ा से इसको जीतता है। और दोस्तों यहाँ पर एक संत रहते थे निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन दोस्तों औलिया। निजामुद्दीन औलिया दोस्तों यहाँ दिल्ली में एक संत हुआ करते थे। जब दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक यहाँ बंगाल बंगाल के विद्रोह को दबाने आया था, तो दोस्तों यहाँ के जो अमीर लोग थे, जो कि दिल्ली दिल्ली की गद्दी के कुछ नज़दीक हुआ करते थे, उनका दोस्तों निजामुद्दीन औलिया के घर पर अच्छी तरीक़ा से आना जाना रहता था। दोस्तों इसलिए वहाँ के अमीरों ने निजामुद्दीन औलिया से कहा कि आप दिल्ली के अच्छी तरीक़ा से शासक बन सकते हो। तो दोस्तों निजामुद्दीन औलिया ने अ, इच्छा रखी अपनी कि हाँ, मैं भी इसके काबिल हूँ, दिल्ली के शासक बनने के काबिल हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर निजामुद्दीन औलिया की जो तारीफ़ें की लोग बहुत अच्छी तरीक़ा से करने लगे थे। तो दोस्तों ये चीज़ गयासुद्दीन तुगलक को पता चली कि मेरे आने के पीछे वहाँ पर निजामुद्दीन औलिया मेरी गद्दी को लेना चाह रहे हैं। तो दोस्तों जब गयासुद्दीन तुगलक वापस जाने से पहले दोस्तों अपना एक मैसेज भेजा दिल्ली में कि निजामुद्दीन औलिया को जो मैसेज गया था, तो उसमें गयासुद्दीन तुगलक ने कहा था दोस्तों कि मैं जब तक दिल्ली आऊँ उससे पहले तुम वहाँ से हट जाना। तो गयासुद्दीन तुगलक का ये मैसेज निजामुद्दीन औलिया ने पढ़ा था। लेकिन दोस्तों निजामुद्दीन औलिया ने जब कहा था कि निजामुद्दीन औलिया ने एक स्टेटमेंट दिया था, उस स्टेटमेंट को दोस्तों ये बोलते हैं हुनूज दिल्ली दूरस्त है। यानी कि दोस्तों इसका मतलब हुआ हुजूर अभी दिल्ली दूर है, अभी दिल्ली दूर है, आप पहले आओ तो सही, अभी आप दिल्ली आओ तो सही। तो दोस्तों उसी में जब जब गयासुद्दीन तुगलक जब दिल्ली जा रहा था, तो उसी में बीच में दोस्तों रेस्ट लेने के लिए रुका था। तो 1325 में रेस्ट ले रहा था, तो तभी उसी टाइम पर दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने ही ये महल बनवाया था। तो ये लकड़ियों का महल था। तो दोस्तों ये लकड़ियों का महल अपने आप से गिर गया। तो उसमें इसकी गयासुद्दीन तुगलक की मौत हो जाती है। दोस्तों वही मैंने लिखा है कि हुनूज दिल्ली दूर है, औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक से कहा था। इसके बाद दोस्तों कुछ दोस्तों इतिहासकार एक इब्न बतूता इतिहासकार थे। दोस्तों इब्न बतूता ने अब 1333 में ये स्टेटमेंट दिया था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने ही गयासुद्दीन तुगलक को मार दिया। लेकिन दोस्तों और भी कुछ इतिहासकार रहे थे जिनका नाम था इसामी। इसामी जो इतिहासकार दोस्तों थे, और फरिश्ता के अनुसार दोस्तों इन इन इसामी और फरिश्ता के अनुसार दोस्तों कहा जाता है कि यह एक दुर्घटना थी। तो दोस्तों यह आप समझ सकते हो कि यह मारे गए थे, ये एक दुर्घटना है। तो दोस्तों इन दोनों इतिहासकारों ने अपने-अपने स्टेटमेंटों में ये बात कही थी। इसके बाद दोस्तों जब बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठता है 1325 से लेकर 1351 तक। 1325 से लेकर 1351 तक दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठता है, दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। दोस्तों जो मोहम्मद बिन तुगलक था, यह दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक के जो दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक था, इसका भाई जो था दोस्तों रज्जाक नाम था उसका। क्या नाम था दोस्तों? रज्जाक। रज्जाक का दोस्तों पुत्र था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था दोस्तों? रज्जाक का पुत्र था मोहम्मद बिन तुगलक। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक कौन था, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक का भतीजा था। मोहम्मद बिन तुगलक की जब बात करते हैं दोस्तों, ये सबसे शिक्षित शासक था। और सबसे शिक्षित में दोस्तों हम बात करते हैं, जैसे कि शिक्षित में आप दोस्तों शिक्षित में जैसे कुछ जानकारियाँ अच्छी थी। अदर जो शासक थे उनसे अच्छी जानकारियाँ थी। जैसे दोस्तों ये खगोल के बारे में, यानी कि एस्ट्रोनॉमी के बारे में भी अच्छी तरीक़ा से जानता था, समझता था। और दोस्तों ये कुछ औषधि वगैरह दवाइयों के बारे में भी जानता था सही से।
और दोस्तों यह तर्कशास्त्र का भी थोड़ा ज्ञानी था। इसकी रीजनिंग दोस्तों अच्छी थी, लेकिन तब भी दोस्तों यह विफल रहा था। इसकी नीति जो थी वो काम में नहीं आई, और दोस्तों ये गणित भी इसका अच्छा था, तो कैलकुलेशन पार्ट होता दोस्तों इसका बहुत अच्छा था। दोस्तों नेक्स्ट इसका जो था ये रक्त पिपासु भी कहलाया। दोस्तों रक्त पिपासु का मतलब होता है कि जिद्दी शासक। ये बहुत एक जिद्दी शासक था दोस्तों, जो कि मन में ठान लेता था वो ही इसको करना रहता था। जैसे कि मैंने मन में कुछ ठान लिया कि इसको कैपिटल, इसको राजधानी छोड़कर, यानी कि अपनी राजधानी छोड़कर मैं इस राजधानी को बनाना चाहता हूँ, तो वो करता था। इसलिए दोस्तों इसकी ये नीतियाँ काम नहीं आई, विफल रही थी। वो दोस्तों नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक है, इसके जो दोस्तों अदर नाम थे, इसको मलिक फ़खरुद्दीन के नाम से जाना जाता था। इसका जो बचपन का नाम था, बचपन का जो नाम था इसका मलिक फ़खरुद्दीन था। और इसको जूना खां के भी नाम से जाना जाता था, और इसको उल्लू खां के नाम से भी जाना जाता था। इसके 3 नाम थे, मलिक फ़खरुद्दीन, जूना खां और उल्लू खां। ये 3 नाम बहुत ही एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इसकी जो नीतियाँ, इसके कार्य और इसने क्या-क्या निर्माण किया, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आज की वीडियो दोस्तों इतनी ही। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, क्या-क्या इसकी रणनीतियाँ रही थी, क्या-क्या नीतियाँ रही थी दोस्तों। आज की वीडियो के लिए इतना ही बस। जय हिंद, जय भारत।